नमस्कार, एसपी अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 11 साइंस में बायोलॉजी का लेसन नंबर 11 जिसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने लेसन नंबर 10 कंप्लीट किया, जिसमें क्या आपने पढ़ा कि कोशिका है वो किस प्रकार से विभाजित होती है। इसमें अपने अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में अपने जो पौधों में परिवहन है, तो पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है, मतलब जल का और विभिन्न गैसों का, तो उस परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो परिवहन के बारे में पता होना चाहिए, किसे कहते हैं। विभिन्न भागों में जो पदार्थ होते हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना या स्थानांतरण ही परिवहन कहलाता है। तो परिवहन में कौन कौन से काम में आते हैं, जैसे जाइलम है, स्वयं ऊतक काम में आते हैं। परिवहन में कौन से स्वयं ऊतक परिवहन का कार्य करते हैं। कौन कौन से स्वयं ऊतक हैं, जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम में जाइलम नलिकाएं होती है, फ्लोएम में फ्लोएम नलिकाएं। ये जल का परिवहन करते हैं, जल व घुलित द्रवण, और ये खाद्य पदार्थों का परिवहन। तो ये जो प्लांट के प्रमुख भाग हैं, जो क्या पादप में पोषकों का परिवहन करने का कार्य करते हैं। तो परिवहन के माध्यम कौन कौन से हैं, परिवहन है वो किस क्रिया द्वारा होता है, तो उसमें अपने सबसे पहले पढ़ेंगे विसरण। परिवहन के माध्यम, इसमें सबसे पहले अपने विसरण के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन के माध्यम, तो परिवहन है किन किन माध्यमों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तो उसमें है 1 नंबर पॉइंट विसरण। तो विसरण किसको कहते हैं, जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पदार्थ के अणुओं का गमन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। इसमें पदार्थ के अणुओं का गमन एक स्थान से, पदार्थ के अणुओं का गमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, दूसरे स्थान पर होता है, उसे विसरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो विसरण की डेफिनेशन क्या है कि पदार्थ के अणुओं का गमन एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर होता है तो उसे विसरण कहते हैं। विसरण की दर किससे प्रभावित होती है, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी विसरण की दर कम होना या बढ़ना या रुकना, वो किन कारकों के कारण होती है। तो सांद्रता की प्रवणता, कौन कौन से वो कारक हैं, उन कारकों के बारे में अपने नोट करते हैं। 1 नंबर है सांद्रता की प्रवणता, फिर उसके बाद में है झिल्ली की पारगम्यता, सांद्रता प्रवणता, झिल्ली की पारगम्यता, ताप दाब, सांद्रता प्रवणता, झिल्ली की पारगम्यता, ताप द्वारा और दाब द्वारा विसरण है प्रभावित होता है। इसके बाद में है
विसरण, सुसाध्य विसरण किसे कहते हैं, इसके बारे में अपने देखते हैं। वे सांद्रता प्रवणता जो स्थापित नहीं कर सकते, अणुओं के विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता, यानी अणुओं के विसरण के लिए, अणुओं के विसरण यानी अणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, विसरण के लिए सांद्रता, सांद्रता मतलब अणुओं की कितनी उपस्थिति है, कितना घनत्व है अणुओं का, सांद्रता प्रवणता स्थापित नहीं कर पाते। सांद्रता प्रवणता निश्चित तौर पर पहले से ही उपस्थित होनी चाहिए। सांद्रता प्रवणता कोशिका में उपस्थित होना, जब आकृति कोशिका में सांद्रता प्रवणता है वो पहले से ही उपस्थित होती है, तो भले ही वे प्रोटीन से मदद मिल रही हो, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, चाहे यह प्रोटीन की सहायता से, प्रोटीन की सहायता से विसरण हो रहा हो तो उसे सुसाध्य विसरण कहते हैं। सुसाध्य विसरण कहते हैं। तो सुसाध्य विसरण की अपनी ये डेफिनेशन लिखनी है। यदि किसी कोशिका में सांद्रता प्रवणता है, उसके विसरण की तरफ पहले से उपस्थित है, तो उसे सुसाध्य विसरण कहते हैं। अब अपने सुसाध्य विसरण है, ये कोशिका में किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली को इस तरह से दिखा रखा है। तो ये कोशिका झिल्ली है। अब इस कोशिका झिल्ली में से जो अणुओं का परिवहन है वो विसरण में किस प्रकार से होता है। यह है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली में क्या होता है, जो कोशिका के बाहर वाले अणु हैं, यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा उपस्थित होता है। क्या होता है, एक प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, या परिवहन प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन। ये क्या करता है, ये बाहर जो अणु उपस्थित होते हैं, बाहरी अणु, इनकी सहायता से इनको यहाँ से दूसरे स्थान पर लेकर चला जाता है। तो ये जो प्रोटीन के अणु हैं वो इस तरह से कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और ये परिवाहित अणु, परिवाहित अणु यानी कोशिका को पार करके जो अंदर चले गए वो परिवाहित अणु है। तो ये सुसाध्य विसरण का आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रोटीन है इसमें सहायता कर सकती है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं निष्क्रिय सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। तो यहाँ अगला पॉइंट लिखेंगे, निष्क्रिय सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। निष्क्रिय सिम्पोर्ट व एंटीपोर्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में फिर समझेंगे। सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट क्या है। कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देते हैं, कुछ वाहक
या परिवहन, जो परिवहन करने वाले अणु होते हैं, कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन, जो परिवहन करने वाली प्रोटीन है वो परिवहन प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देते हैं, विसरण की अनुमति तभी देते हैं, यानी अणुओं का एक भाग से दूसरी तरफ जाना तो उसे विसरण कहेंगे। ये विसरण की अनुमति कब देते हैं? जब दो तरह के अणु एक साथ चलते हैं। जब दो तरह के अणु एक साथ में चलते हैं तो क्या अणुओं का गमन झिल्ली के एक तरफ से दूसरी तरफ हो सकता है। जब दो तरह के प्रोटीन या अणु एक साथ चलते हैं तो उसे क्या करते हैं? सिम्पोर्ट कहते हैं। और सिम्पोर्ट में जो अणु गति करते हैं वो दोनों एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं। सिम्पोर्ट में दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं। एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं। और एंटीपोड में एक अणु एक दिशा की तरफ और दूसरा अणु दूसरी दिशा की तरफ गति करता है। और एंटीपोड में अणु विपरीत दिशा में, यानी झिल्ली को पार करने तो वापस दूसरी दिशा में ना, एंटीपोड में अणु विपरीत दिशा में गति करते हैं। जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्ली को पार करता है, जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्ली को पार करता है तो उसे यूनिपोड कहते हैं। तो ये सिम्पोर्ट और यूनिपोड की डेफिनेशन है। इसके बाद में है जो अणुओं का परिवहन है वो सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकार से होता है। तो अणुओं के परिवहन के जो सक्रिय परिवहन विधि है उसके बारे में देखते हैं। सक्रिय परिवहन किसे कहते हैं? सक्रिय परिवहन सबसे पहले तो ये नोट करेंगे। सक्रिय परिवहन इसमें अणुओं का विसरण करने के लिए एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की उपस्थिति होना आवश्यक है। यह विशिष्ट झिल्ली का प्रोटीन द्वारा ही पूरा होता है। यह विशिष्ट झिल्ली का प्रोटीन द्वारा पूरा होता है।
द्वारा पूर्ण होता है। तो आज अपने इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, जिसमें अपने क्या जो परिवहन है इसके बारे में पढ़ा कि परिवहन किसे कहते हैं। जब अणु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं तो उन्हें परिवहन करते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु या झील को पार करके दूसरी तरफ जाना परिवहन कहलाता है। फिर परिवहन के माध्यम क्या थे? विसरण द्वारा हो सकता है परिवहन, प्रासरण द्वारा हो सकता है, अंतःशोषण द्वारा हो सकता है, जीव द्रव्य कुंचन द्वारा हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले अपने जो विसरण है, विसरण के बारे में क्या पढ़ा कि जब अणुओं का जब उच्च सांद्रता है, इससे क्या वो निम्न सांद्रता की तरफ गति करते हैं तो वह एक तरह से विसरण ही होता है। लेकिन इसमें कोई निश्चित आयतन की आवश्यकता नहीं होती, निश्चित आकार की, सिर्फ अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर